लोगों से ये कहा जाता है कि आपको स्टेम सेल्स डोनेट करने हैं, तो उनको लग रहा है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जी। तो कैसे करें, अगर हम करें तो हमें शायद कोई प्रॉब्लम हो जाए इस चीज से। तो एक पैनिक है लोगों में, थोड़ा सा डर है इस बार। अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो स्टेम सेल बोन में सुई डाल के लिया जाता था। सिबलिंग्स में हो या फिर ब्लड रिलेशंस जो उसमें से हो या फिर वो आउटसाइड डोनर हो, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या एफिकेसी है? इसमें तो फैमिली में चांस होने हैं 25 to 30% चांसेस है कि फैमिली में सिबलिंग्स मैच हो। पेरेंट्स कभी भी मैच नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस है कि पेरेंट्स अपने, बिकॉज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कैंसर एक ऐसी एपिडेमिक बन चुकी है जो लगभग अब हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले में देखा जा सकता है। हमारे साथ आज डॉक्टर नितिन अग्रवाल साहब मौजूद हैं, जो हेड ऑफ डोनर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट DKMS फाउंडेशन इंडिया के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिस इनिशिएटिव के तहत ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो जो स्टेम सेल्स हैं उनको डोनेट किया जाए ताकि इन बीमारों की राहत के लिए कोई काम किया जाए। मैं आपसे थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करूंगा कि जब लोगों से ये कहा जाता है कि आपको स्टेम सेल्स डोनेट करने हैं, तो उनको लग रहा है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो कैसे करें, अगर हम करें तो हमें शायद कोई प्रॉब्लम हो जाए इस चीज से। तो एक पैनिक है लोगों में, थोड़ा सा डर है इस बार। इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस कर लीजिए, ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट डोनर को नहीं होता है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस है जो कि करीब 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है। अगर किसी ने जो लोग जानते हैं कि डेंगू के टाइम पे जैसे प्लेटेड डोनेशंस होता है, सेम तरह का प्रोसीजर है, मशीन भी सेम है, केवल 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और किसी एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। डरने हमारी, मैं देखता हूँ कि भारत में या किसी भी जगह पे एक डर होता है जब तक किसी चीज के बारे में नहीं पता होता है। जब किसी चीज के बारे में पता लग जाता है तो डर खत्म हो जाता है। तो हम इसी डर को खत्म करने के लिए हम यहाँ आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्या प्रोसेस है। प्रोसीजर बताइए हमें। हाँ, प्रोसीजर इसमें पहले हम अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो स्टेम सेल बोन में सुई डाल के लिया जाता था, जो कि अब वो प्रोसीजर नहीं है। हम एक ऐसी मेडिसिन देते हैं 4 दिन के लिए, जिससे कि जो स्टेम सेल हैं वो बोन से ब्लड में आ जाते हैं और फिर हम ब्लड में यहाँ दोनों आर्म्स में सुई लगा के, एक आर्म से ब्लड निकलता है, मशीन में जाता है, स्टेम सेल अलग हो जाते हैं, वापस सारा का सारा ब्लड वापस पेशेंट में आ जाता, डोनर में आ जाता है। तो लॉस नहीं है बिल्कुल भी। इसकी जो मात्रा होती है करीब 200 से 250 ml के आसपास होती है, जो टोटल बॉडी से निकलता है उतना हम फ्लूइड भी चढ़ा देते हैं। जो डोनर है वो बिल्कुल विद इन 1 डे सारा, 1 से 2 डेज में सारा का सारा जो भी बॉडी से लॉस होता है सारा वो निकल वापस आ जाता है। बॉडी में कुछ भी लॉस नहीं होता है। डोनर 2 दिन के बाद बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे जीते हैं, सारे काम, खेलना कूदना सब कर सकते हैं, कोई भी किसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। अब ये कश्मीर में इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो कश्मीर में अगर आपके पास कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स है, कोई डाटा है जो आपको यहाँ रिवील कर रहा है कैंसर का किस तरह का यहाँ पर? देखिए, कश्मीर में बहुत कम स्टडीज हुई हैं इस बात को लेके कि कितना % पॉपुलेशन ब्लड कैंसर में है। इंडिया में वी नो दैट एवरी 5 मिनट्स इंडिया में करीब एक पेशेंट जो है वो ब्लड कैंसर से डायग्नोस होते हैं। और ये डाटा भी अभी, क्योंकि इंडिया में अभी भी इतना रोबस्ट क्लिनिकल स्टडीज नहीं होती हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट डाटा पता चल सके। ये वो डाटा है जो कि हमको वॉलंटरी जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट होता है उसमें भी इतना ज्यादा नंबर है, तो ये पक्का है कि इससे ज्यादा ही नंबर होंगे, ज्यादा करें तो ज्यादा नंबर पता चलेगा। क्योंकि कश्मीर में खासतौर से अभी कोई स्टडीज, बहुत कम स्टडीज हैं जहाँ ब्लड कैंसर के बारे में कोई भी स्टडी हुई है कि कितना पॉपुलेशन में होगा। तो हमें वही डाटा देखना है जितना हमको पता है, उसी में हमको जानते हैं कि हर 5 मिनट में एक पेशेंट डायग्नोस होता है ब्लड कैंसर से। ऐसा बोला जा रहा है कि जो स्टेम सेल डोनेशन है सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इसमें प्रोसेस रहता है, अगर सिबलिंग्स में हो या फिर पेरेंट्स का हो, डोनर वो हो। तो मुझे ये बताइए, आप दोनों को सेग्रीगेट करके, अगर सिबलिंग्स में हो या फिर ब्लड रिलेशंस जो उसमें से हो या फिर वो आउटसाइड डोनर हो, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या एफिकेसी है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के होता है HLA मैच करना। सिबलिंग्स अगर हैं, जो कि पहले फैमिली में 3-4 सिबलिंग्स होते थे और आजकल फैमिलीज और छोटी होती जा रही हैं तो सिबलिंग्स और कम होते जा रहे हैं। तो पहले चांसेस थे कि 4 में से एक सिबलिंग के मैच होने के चांसेस बहुत हाई रहते थे। तो फैमिली में चांस होने हैं 25 to 30% चांसेस है कि फैमिली में सिबलिंग्स मैच हो। पेरेंट्स कभी भी मैच नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस है कि पेरेंट्स अपने, बिकॉज डोनर में या किसी भी पेशेंट में आधा जीन्स जो है वो मदर और फादर के आते हैं। तो किसी भी तरह पेशेंट का फुल मैच होना पेरेंट से बहुत ही मुश्किल है।
सिबलिंग्स क्योंकि नहीं है तो हमको फिर आउट ऑफ फैमिली ही ढूंढना पड़ता है। तो चांसेस 1 in million है कि बाहर कोई एक ऐसा बंदा हो पूरे वर्ल्ड में जिसका KHLA आपसे मैच कर रहा हो, और उस बंदे को कोई भी पेशेंट ढूंढ नहीं सकता है जाके की। तो इसीलिए रजिस्ट्रीज बनाई जाती हैं कि हमने रजिस्ट्री में इंडिया से जैसे हमने 2 लाख एक डोनर्स किए हैं रजिस्टर, और अब तक हम 220 के आसपास डोनेशन कर चुके हैं, फैमिलीज को, पेशेंट्स को हेल्प कर चुके हैं। तो उतना पेशेंट्स, मतलब अगर हमारी रजिस्ट्री और बड़ी होगी तो हमारे और ज्यादा पेशेंट्स मैच कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ही एकदम नामुमकिन है कि वो जाके पता कर सके कि कौन उसको मैच कर रहा है। तो सिबलिंग्स में जरूर चांसेस थे कि एक 25 to 30% चांसेस थे कि हमारी फैमिली में ही मैच मिल जाए, बट क्योंकि फैमिलीज भी छोटी होती जा रही हैं, चांसेस और कम होते जा रहे हैं, तो हमको बाहर ही ढूंढना पड़ेगा। और पेशेंट के लिए बिल्कुल नामुमकिन है कि वो जाके ढूंढ पाए खुद कि कौन उससे मैच कर रहा है। ऐसे में ये रजिस्ट्रीज हमारी काम आती हैं, जहां हम डोनर्स को मोटिवेट करते हैं ये यूनिवर्सिटीज में जाके, ऑफिसेज में जाके, कैंपसेस में जाके कि वो हमारे साथ रजिस्टर करें, और वो एक रजिस्ट्री बन जाती है जिसमें कि डॉक्टर्स अगर चाहते हैं कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो पेशेंट का तो वो जाके सर्च कर सकते हैं, और अगर कोई मैच आता है तो सो व्हाट इज योर क्राइटेरिया अगर किसी डोनर को डोनेट करना हो, और उसके साथ साथ अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो जी, रिक्वायरमेंट के लिए भी क्या क्राइटेरिया? और नहीं, इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि डोनर 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो पता हो उनको। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्दी हो, वेट 50 किलो से ज्यादा हो। तो ये एक डोनेशन क्राइटेरिया है। पहले जो हमारा एक स्टेप है कि जाके यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर करते हैं, और मैच आने के लिए हो सकता है कि वो 6 महीने में भी मैच आ जाए, हो सकता है कि कभी जिंदगी में मैच ना आए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डोनेट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर वो रजिस्टर रहते हैं तो चांसेस रहते हैं कि कभी ना कभी उनका मैच आएगा और वो हेल्प कर पाएंगे किसी पेशेंट की। तो डोनेशन आपके पास ऑलरेडी पता होता है कि इसके पास कौन सा है? मगर हाँ, हम जब डोनेशन रजिस्टर करते हैं हमारे पास, तो हम वो सैंपल एक लैब में भेजते हैं HLA टेस्ट करने के लिए। उनका HLA टाइप करके हम अपने रजिस्टर में रजिस्ट्री करते हैं, जिसमें कि पता होता है कि इस डोनर का ये डोनर होता है आपके पास, वो कंफर्म डोनर है कि ये HLA है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट का वही HLA होता है जिसको रिक्वायरमेंट है तो वो मैच हो जाता है। तो ये प्रोसेस में 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी, जब भी वो पेशेंट किसी को जरूरत है और वो मैच करता है उससे। तो फिर वो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम डोनर्स को जो नियरेस्ट हमारा कलेक्शन सेंटर है वहाँ डोनर डोनेट करते हैं, और वो प्रोडक्ट को हम जहाँ भी पेशेंट होता है वर्ल्ड ओवर, वो पेशेंट इंडिया में भी हो सकते हैं, वो पेशेंट कश्मीर में भी हो सकते हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं, हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं। कैसे आप उनको फिर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में कोई आपको कैंसर पेशेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो हाउ डू यू कैटर दैट? तो कश्मीर में जो मोस्टली जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो स्किम्स में ही होते हैं। तो अगर किसी डोनर का मैच होता है तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनका रिक्वेस्ट हमारे पास जाती है कि ये डोनर मैचिंग है। फिर हम उन डोनर को कॉल करते हैं, और वो टोटल वॉलंटरी प्रोसेस है। तो डोनर अगर आगे जाना चाहते हैं, अगर डोनेट करना चाहते हैं, तो हम उनको उनके नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में बुलाते हैं। हमारे पास जो कलेक्शन सेंटर है वो दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, और फिजिकली आना पड़ता है। फिजिकली पेशेंट को, डोनर को आना पड़ता है वहाँ पे। और जो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पेशेंट को नहीं आना पड़ता है, केवल डोनर की हम बात करें। मैं डोनर को कॉल करते हैं, डोनर हमारे नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में डोनेट करते हैं आके, और फिर वो प्रोडक्ट जो है हम प्रोडक्ट को पेशेंट के पास भेजते हैं। तो कश्मीर में अगर कोई पेशेंट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आने जाने का, ट्रैवल, वो डोनर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। DKMS बियर करती है, डोनर को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, उनके आने का, रहने का, सब खाने का खर्चा सब DKMS ही बियर करता है। जो तो मुझे बताइए, अगर पेशेंट होगा कोई, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है रादर जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा? पेशेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर जो उनके ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो हमारा सारा वर्ल्ड में, जो इंडिया में जितने भी ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं जहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जहाँ ब्लड कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, हमारा उनसे कोलैबोरेशन है। फिजिशियंस सब दे नो कि DKMS के पास डोनर्स होते हैं। अगर उनको लगता है कि फैमिली में कोई डोनर नहीं है तो फिजिशियंस ही रिक्वेस्ट करते हैं, पेशेंट को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। फिजिशियन पेशेंट के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करते हैं, और फिजिशियन अपने आप भी हमारी रजिस्ट्री में सर्च कर सकते हैं। हमारा उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें वो उनका पेशेंट का HLA टाइप डाल के देखें सर्च की कोई डोनर है कि नहीं है। अगर कोई डोनर होता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो फिजिशियन ही रिक्वेस्ट करते हैं, पेशेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।